व्यूअर्स, तो बात करते हैं 1211 एडी से लेकर 1236 एडी के दरमियान की, जिस टाइम पर जो है दिल्ली सल्तनत पर अल्तमश की हुकूमत थी। अल्तमश का जो फुल नाम था वो था सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश। अल्तमश का जो ताल्लुक़ था वो अलबारी ट्राइब से था, और ये अलबारी ट्राइब जो है ये तुर्कश ट्राइब थी। तो अल्तमश को भी जो है बचपन में अगवा किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह। जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में अगवा करके बेच दिया गया था, तो इसी तरह ही अल्तमश को भी बचपन में ही अगवा करके बेच दिया गया था। तो अल्तमश के भी जो हैं 3 बड़े आका रहे हैं। तो अल्तमश को जब पहले ख़रीदा गया तो उसके बेटे ने जो है अल्तमश को एक मेस्टर को बेच दिया, और वो मेस्टर जो हैं इसको लेकर गजनवी आ जाते हैं। और गजनवी का जो सुल्तान था वो गुजरात से शिकस्त खाकर बहुत ही बड़े गुस्से में वापस आ रहा था। और अल्तमश जो है खूबसूरत हसीन नौजवान थे, और इसको सेकंड यूसुफ भी कहा जाता था। तो वो जब वापस आए तो इस मेस्टर ने जो अल्तमश का बहुत बड़ा रेट लगा लिया, यानी कि रेट तो लगाया लेकिन बहुत बड़ा रेट लगा लिया। तो उसने जो है इसको लेने से इनकार कर लिया, और ये कहा कि इसको जो है गजनवी में कोई भी नहीं खरीदेगा। तो उस टाइम पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो गवर्नर थे दिल्ली के, तो वो इसको कहीं पर देख लेते हैं और ये जो है इसको ख़रीदते हैं। और ये जो है पहले कुतुबुद्दीन ऐबक परमिशन लेते हैं सुल्तान से कि आप अगर इजाज़त दो तो मैं इसको लूँ। तो वो इसको परमिशन देता है, चलो ठीक है आप इसको ले लें, लेकिन इधर गजनवी में नहीं, दिल्ली जाकर इसको ख़रीद लेना। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक इसको दिल्ली आकर ख़रीद लेते हैं। फिर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक इसको आस्ता आस्ता ट्रेनिंग्स में लेकर जाते हैं, इसको जंगों की ट्रेनिंग देते हैं और इसको ट्रेन करते हैं। अब जी बात करते हैं कि इनकी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है गखरों के ख़िलाफ़ जंग हो जाती है, और ये जो है अल्तमश को भी अपने साथ लेकर जाते हैं, जिसमें जो है गौरी का सुल्तान भी था। तो उस जंग में जो है अल्तमश बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ता है और डट कर मुकाबला करता है गखरों का। तो ये जो काबिलियत थी ये बहुत ही पसंद आती है गजनवी के सुल्तान को, और वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहता है कि आप इसको जो ग़ुलामी से निकालो और अपने साथ बिठाओ, क्योंकि उस टाइम पर ग़ुलामों को जो है अपने साथ नहीं बिठाया जाता था। तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अल्तमश को ग़ुलामी से निकाला और अपने साथ बिठाया, और अपनी बेटी का जो है रिश्ता भी उसको दे दिया अल्तमश को, यानी कि अपना दामाद बना दिया अल्तमश को। 1210 एडी में कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद जो है आराम शाह को सुल्तान बनाया जाता है दिल्ली सल्तनत का, लेकिन इसका जो काम था वो सिर्फ आराम ही करना था, इसीलिए इसका नाम आराम शाह पड़ा था। तो वहाँ के जो गवर्नर थे और ग़ुलाम थे वो इससे बहुत तंग आ चुके थे। वो जो है रिक्वेस्ट करते हैं अल्तमश को जो है आप आएँ और इससे जो है हमारी जान छुड़वाएँ। उसके बाद जो है अल्तमश आता है और आराम शाह को आकर शिकस्त देता है, और 1211 एडी में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाते हैं। अब ये सुल्तान तो बन गए, लेकिन इसके लिए बहुत सारी मुश्किलातें पेश हो गई। बहुत सारी मुश्किलातों का जो है सामना करना पड़ा। वो क्यों करना पड़ा? जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सुल्तान बने थे उसको भी बहुत सारी मुश्किलातों का जो है वो सामना करना पड़ा था। इसी तरह इसको भी बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। इसके लिए जो पहली मुश्किलात थी वो जो बिहार और बंगाल का गवर्नर था अली मर्दान, उसने जो है बंगाल और बिहार पर जो है कब्ज़ा कर लिया, यानी कि उस वहाँ का गवर्नर तो था लेकिन इसने जो है टैक्स देना दिल्ली को बंद कर दिया, और ये कहा कि मैं जो है अब इंडिपेंडेंट हूँ और यहाँ का रूलर मैं हूँ, मैं ही बिहार और बंगाल का जो है सुल्तान हूँ, यानी कि अब मैं दिल्ली को टैक्स नहीं दूंगा, मैं खुद एक सुल्तान हूँ। और दूसरी तरफ वो जो कबाचा साहब थे उन्होंने लाहौर, बदायूं और भंटा पर अटैक कर दिया और इनको जो है अपने अंडर कर दिया। और तीसरी मुश्किलात ये जो ताजुद्दीन जल्दस थे, इन्होंने जो है पंजाब पर अटैक कर दिया और पंजाब को जो है अपने अंडर कर लिया। तो पहले 2 साल तक इन्होंने जो इन इलाकों पर हुकूमत की। अब ये जो ताजुद्दीन जल्दस था इसकी जो नज़रें थी वो दिल्ली सल्तनत पर थी। ये सोच रहा था कि मैं जो है अल्तमश से जो है फ़ाइट करूं, उसको शिकस्त दूं और दिल्ली सल्तनत को जो है अपने अंडर कर दूं, यानी कि मैं जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाऊं। तो अल्तमश जो है इसके ख़िलाफ़ निकलते हैं और सरावड़ा के मैदान में इसके साथ जो है इसकी जंग होती है 1216 एडी में, जिसमें जो है इसको अल्तमश ताजुद्दीन जल्दस को शिकस्त देते हैं और बदायूं के एक फोर्ट में जो है इसको कैद कर लेते हैं, और वहाँ इस ताजुद्दीन जल्दस की डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं कबाचा साहब की, जिसकी आर्मी बहुत ही कमज़ोर पड़ चुकी थी। क्यों कमज़ोर पड़ी थी? क्योंकि ये जब जल्दस आए थे तो इसने बहुत बड़ी जो है लूट मार मचाई थी पंजाब में, और इनकी जो है फ़ाइट इस कबाचा साहब के साथ भी हुई थी। तो इसी वजह से ये कबाचा साहब की जो आर्मी थी ये बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। तो इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए अल्तमश ने जो है उस पर अटैक कर दिया और उसको जो है वहाँ से भगा दिया कबाचा साहब को। और कबाचा साहब वहाँ से भागकर मुल्तान और उच की तरफ गया। क्यों गया वहाँ? क्योंकि इसके पास वहाँ की हुकूमत जो थी वो ऑलरेडी मौजूद थी, ये वहाँ का ही हुक्मरान था, तो ये जो है वहाँ भाग गया। लेकिन ये फिर जो है अटैक करता है लाहौर पर, और फिर जो है अल्तमश इसको भगा देता है। लेकिन ये तीसरी मरतबा भी अटैक करता है लाहौर पर,
और कुछ हिस्टोरिकल ये कहते हैं कि ये जो है तीसरे अटैक में मारा गया, लेकिन कुछ ये कहते हैं ये जो है वापस चला गया था सिंध की तरफ और जो है 1228 AD में इसका वहाँ पर इंतकाल हो गया था। अब बात करते हैं मंगोल अटैक्स की, जो कि 1220 और 24 AD के दरमियान हुए, जिनका जो है अल्तमश ने बहुत ही बहादुरी के साथ जो है डट कर मुकाबला किया। ये वो टाइम था जिस टाइम पर जो है दिल्ली सल्तनत बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही थी, और दूसरी तरफ ये जो चंगेज़ खान था ये एशिया को दागदार बनाता हुआ इराक ईरान के रास्ते से दिल्ली सल्तनत की तरफ बढ़ रहा था। और इससे पहले ये जो चंगेज़ खान था इसने जो है गजनवी पर अटैक किया था, और वहाँ का जो हुक्मरान था ख्वारज़म शाह, उसको इसने शिकस्त दी और वहाँ से जो है भगा दिया था। वो फिर कभी ख्वारज़म शाह जो है वो गजनवी नहीं गए, लेकिन उसका जो बेटा था जलालुद्दीन वो जो है फिर वापस जाते हैं और गजनवी को जो है फतह करते हैं। लेकिन ये जो चंगेज़ खान था ये इसका पीछा नहीं छोड़ता, ये फिर जो है गजनवी पर अटैक करता है, इसको जो है फिर से वहाँ से भगा देता है जलालुद्दीन को, और जलालुद्दीन वहाँ से भागकर ईरान में जाकर छुपता है। अब बात करते हैं अल्तमश के अगले अटैक की, जो 1225 AD में बंगाल और बिहार पर करता है। वहाँ का जो हुक्मरान था अली मर्दान, वो जो है खुद को इंडिपेंडेंट समझ रहा था और जो है टैक्स नहीं दे रहा था दिल्ली को, तो ये जो है उन इलाकों को फतह करता है और वहाँ का जो गवर्नर है अपने बेटे नसीरुद्दीन को बना देता है और ख़ुद जो है वापस आ जाता है। ये वापस आ जाता है, लेकिन फिर क्या होता है, इसका जो बेटा था नसीरुद्दीन उसका जो है इंतकाल हो जाता है। जैसे ही इसके बेटे का इंतकाल हो जाता है तो बंगाल और बिहार पर जो है मलिक खिलजी अटैक कर लेते हैं और कब्ज़ा कर लेते हैं। लेकिन फिर जो है अल्तमश वापस जाते हैं और जो है उसके साथ फाइट करते हैं और बिहार और बंगाल को फतह करते हैं। इन इलाकों को फतह करके इनको जो है दिल्ली के अंडर कर देते हैं, यानी कि इनका जो है गवर्नर अलग से नहीं होगा, जो दिल्ली को होल्ड कर रहा होगा वही गवर्नर इन इलाकों को भी होल्ड करेगा। उसके बाद जी 1226 AD में रणथंभौर पर जो है जंग होती है राजपूतों के खिलाफ, जो कि बहुत ही बड़ा टफ मुकाबला होता है रणथंभौर के जो राजपूत थे उनके साथ अल्तमश का, लेकिन ये भी जो है जंग जीत जाते हैं अल्तमश। और इस जंग के बाद जो है अल्तमश जो है अपनी जो सल्तनत थी वो जो है अंडर कर देते हैं ओटोमन एम्पायर के, और उसे कहते हैं कि अब जो ये जो मेरी सल्तनत है ये आपके रूल के मुताबिक ही चलेगी, यानी कि पहले से परमिशन लेते हैं फिर जो है अपनी सल्तनत को ओटोमन एम्पायर के अंडर कर देते हैं। 1229 AD में ये अपनी सल्तनत को ओटोमन एम्पायर के अंडर कर देते हैं। अल्तमश अपना अगला अटैक 1231 और 32 AD में करते हैं ग्वालियर पर, यानी कि अब जो है वो बहुत ही बड़ा टफ मुकाबला होता है। इस टफ मुकाबले के बाद जो है अल्तमश ग्वालियर को फतह कर लेते हैं, और उसके बाद जो है अल्तमश अपना अगला अटैक करते हैं मलवा और उज्जैन पर। उज्जैन जो था यहाँ पर जो है महाकालेश्वरी का मंदिर था और यहाँ पर पॉलिटिकल बातें होती थी मुसलमानों के खिलाफ, तो इसीलिए जो है अल्तमश ने उस पर अटैक किया, इन इलाकों को भी फतह कर लिया। उसके बाद जो है अल्तमश 4 साल के लिए बीमार हो जाते हैं और 4 साल के बाद जो है इनका इंतकाल हो जाता है 29 अप्रैल 1236 AD में।